नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, ये हमारी लग्न सीरीज है और इसी लग्न सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम मीन लगन के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले हमने लग्न सीरीज में ही 11 वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने मेष से कुंभ तक सभी लग्नों के बारे में जाना था और आज के इस वीडियो में मीन लगन के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन-कौन से टॉपिक है जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लग्न को जानेंगे कि लग्न किसे कहते हैं, यानी मीन लगन को पढ़ने से पहले हमें लग्न का पता होना जरूरी है कि लग्न क्या होता है। उसके बाद हम मीन लगन की कुंडली को जानेंगे, उसको किस तरह से पहचानें, और फिर मीन लगन के जातक किस प्रकार के होते हैं, यानी कि उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद मीन लगन के लिए क्या चीजें शुभ हैं और क्या अशुभ हैं, जैसे कि रंग, लग्न, ग्रह, रत्न, युतियां, दिन कौन से शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, इस चीज को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लग्न क्या होता है। साथियों, जैसा कि मैं और अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि लग्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लग्न को देखते हैं और लग्न से हम उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में और उसकी बाहरी ढांचे के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पता लगा सकते हैं। हालांकि ग्रहों की प्लेसमेंट भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, पर फिर भी लग्न से हम काफी हद तक कुछ चीजों का आइडिया लगा सकते हैं, बेसिक आइडिया लगा सकते हैं। अब लग्न क्या होता है, ये कैसे पता लगाएं? साथियों, लग्न जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय होता है वह राशि उस बच्चे का लग्न बन जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 राशियां हैं, तो यदि इनको डिवाइड करें तो हर 2 घंटे में पूर्व दिशा से एक नई राशि उदय होती है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो चुकी होती है या फिर हो रही होती है, तो वो राशि उस बच्चे से जुड़ जाती है, उसका लग्न बन जाती है। और उस समय पर जो आकाश में ग्रहों की स्थितियां होती हैं वही सेम एक्जैक्टली स्थितियां जातक की कुंडली में आ जाती हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि लग्न क्या होता है। अब हम मीन लगन के बारे में देखेंगे, मीन लगन की कुंडली किस प्रकार की होती है। साथियों, आपके सामने ये मीन लगन की कुंडली है। इसका जो पहला भाव है, यानी कि मेरा आप कर्सर देख रहे हैं इस बॉक्स में, यदि 12 नंबर लिखा हुआ होगा तो ऐसे जातकों की जो कुंडली है वो मीन लगन की कुंडली कहलाती है। 12 नंबर मतलब मीन राशि। यदि प्रथम भाव में मीन राशि हो या 12 नंबर लिखा हो तो ऐसे जातकों की कुंडली मीन लगन की होती है। और उसी फिर क्रम से आगे सभी भावों में राशियां आती हैं और सेट हो जाती हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे 12 नंबर लिखा है तो उससे अगले भाव में 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार ये नंबर्स राशियों को डिनोट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियोस में राशि और भाव में अंतर बता चुका हूँ। आप यदि नहीं जानते तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी के चैप्टर्स हैं उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार लग्न का आइडिया हम प्रथम भाव से ही लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि मीन लगन के जातक किस प्रकार के होते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं और अपने आप में शुक्र सुंदरता के कारक हैं, तो ऐसे जातक दिखने में सुंदर होते हैं और इनकी आंखें देखने में बड़ी बड़ी सुंदर होंगी। ज्यादा लंबे नहीं होते ऐसे जातक और ना ही फिजिकली उतने स्ट्रांग होते हैं। फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, ज्यादा लंबे नहीं होंगे। तो इस तरह से आप इनके स्ट्रक्चर को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से जातक मीन लगन का है। और
यदि आप कालपुरुष की कुंडली में देखें तो मीन राशि 12वें भाव में आती है और 12वें भाव को हम व्यय भाव कहते हैं। चाहे वो व्यय किसी भी तरह के से हो, या पैसे से व्यय हो या फिर एनर्जी का व्यय हो, तो इस प्रकार व्यय भाव होता है। और वहाँ से हम एक तरह से फॉरेन कंट्री को, विदेश को देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को, क्योंकि मोक्ष का भाव है अपने आप में 12वां भाव, तो स्पिरिचुअलिटी को भी हम 12वें भाव से देखते हैं। एक अलगाव की भूमिका होती है, जो अलगाव होता है उसको भी हम 12वें भाव से देखते हैं। तो यदि 12वां भाव ही लग्न बन जाता है तो ऐसे जातक को जो स्वभाव है वो खर्चीले प्रवृत्ति का होता है, यानी ये काफ़ी खर्चीले होते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर कर देते हैं कई बार, वेस्ट ऑफ मनी हो या वेस्ट ऑफ एनर्जी हो, तो कई चीज़ों को वेस्ट, मतलब पैसे में वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनको एंजॉयमेंट करना बहुत पसंद है। तो इस चीज़ों में काफ़ी मनी स्पेंड करते हैं। घूमना फिरना इन्हें काफ़ी पसंद है, पार्टी करना, घूमना फिरना इनको काफ़ी पसंद होता है, एंजॉयमेंट करना। और ये देखा गया है कि ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी होते हैं, क्योंकि 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी को भी देखते हैं, आध्यात्मिकता का भी भाव होता है ये। तो ये ऐसे जातक स्पिरिचुअल भी होंगे। और जो मीन राशि है इसका स्वभाव द्विस्वभाव होता है। तो द्विस्वभाव होने के कारण ये कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में कंफ्यूज होंगे। जैसा कि मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है, तो ये कपड़े पहनेंगे तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी ड्रेस पहने, कौन सी नहीं पहने। इस तरह के कौन से शूज़ पहने, क्या किस तरह से कौन सी गाड़ी से जाएँ। तो इस तरह से ये काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में, छोटी-छोटी चीज़ों में भी कंफ्यूज रहते हैं। और डे ड्रीमिंग की आदत इन्हें होती है, यानी कि दिन में ख्वाब देखना। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में ही गुम रहते हैं, अपने आप में ही खोए हुए रहते हैं ऐसे जातक जो मीन लगन के होते हैं। और देखा गया है कि अ, दिन में सपने देखना, यानी कि रियलिटी जो वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड है, उससे हट के ये काफ़ी चीज़ें करते हैं, यानी कि वास्तविक दुनिया से परे की चीज़ें, काफ़ी ये चीज़ें सोचते हैं ऐसे जातक। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इनकी डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। यानी कि जो डिसीजन लेने की इनकी क्षमता है, वो स्लो होगी। जब भी मान लीजिए लाइफ में कई इंपॉर्टेंट डिसीजन इनको लेने होते हैं, तो वहाँ पे ये घबरा जाएँगे। दूसरों से पूछेंगे कि क्या करूँ मैं? तो इस प्रकार इनकी डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। और मीन राशि है, ये जल तत्व की राशि होती है। तो जल से हम, मैंने जैसा कि पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया है कि इमोशंस को देखते हैं, तो ये काफ़ी इमोशनल होते हैं। दूसरे के इमोशंस को भी ये आसानी से समझ जाते हैं कि दूसरा इंसान किस तरह से हमसे बात कर रहा है, किस इमोशन में है वो। तो ये बहुत इमोशनल होंगे, इमोशंस को समझना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए दूसरों को अच्छे से समझते भी हैं। और जिस प्रकार जो पानी है वो पहाड़ों से निकलता हुआ काफ़ी झरनों में होता हुआ नीचे नदियों में आता है, तो जिस प्रकार वो अलग-अलग रास्तों में अपने अड़चनों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार ये भी लाइफ में सभी डिफ़िकल्टी को पार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और ये काफ़ी एडजस्टेबल होते हैं। जिस प्रकार यदि आप पानी को किसी भी चीज़ में डालेंगे तो वो उसी का रूप ले लेता है, तो इसी प्रकार ये काफ़ी एडजस्टेबल ये भी होते हैं। और जब इनकी लाइफ में कोई नेगेटिव फेज़ आता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम में ये फँसते हैं, तो या फिर कभी ये दुखी हो जाते हैं, तो ये एकांत में रहना इन्हें बहुत अच्छा लगेगा फिर उस टाइम पे। ये एकांत में रहेंगे, क्योंकि 12वें भाव से हम अलगाव की प्रवृत्ति को भी देखते हैं, तो ये एकांत में रहेंगे, नींद लेने, निद्रा का भी भाव कहा जाता है 12वां हाउस, जो 12th हाउस होता है, नींद का भी भाव होता है। तो शयन सुख को भी देखते हैं, तो ये नींद लेने में, सोना इनको बहुत अच्छा लगेगा। और यदि कभी इनको काफ़ी लाइफ में परेशानी होती है, तो ये नशे के भी एडिक्टेड हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में इनको समझ में नहीं आता क्या करना है, तो ये नशे के भी एडिक्टेड हो जाते हैं, देखा गया है ज़्यादातर। और जो इनके वर्क प्लेस में धनु राशि आती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, दशम भाव में धनु राशि आती है, जो कि इनके स्वामी ग्रह की ही राशि है, क्योंकि 12 नंबर मीन राशि के स्वामी भी गुरु हैं और धनु राशि के स्वामी भी गुरु हैं। तो गुरुदेव इनके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो इसलिए इनको वर्क प्लेस में काफ़ी सम्मान प्राप्त होता है।
और ये देखा गया है कि ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड फील्ड को चुनते हैं या फिर फैशन से रिलेटेड फील्ड को ज़्यादातर चुनते हैं, उनमें इनका इंटरेस्ट होता है। यदि आप देखें कि मीन राशि में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि शुक्र उच्च के होते हैं, तो शुक्र अपने आप में क्रिएटिविटी के कारक हैं। यदि आप ये नहीं जानते कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके बेसिक एस्ट्रोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं, वहाँ जाके ये आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि ग्रहों के उच्च और नीच राशियों को बताता है। तो वहाँ से आप इसको अच्छे से जान सकते हैं। तो मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो ये काफ़ी क्रिएटिव होते हैं ऐसे जो, यानी कि इन्हें कला से बहुत लगाव होता है, कला के प्रति इनका झुकाव होता है, फैशनेबल चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, और ये इंटेलिजेंट भी हैं, क्योंकि गुरु इनके स्वामी हैं और गुरु अपने आप में ही ज्ञान के कारक हैं। तो ये नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। यानी कि यदि देखा जाए तो गुरु का ज्ञान और शुक्र की सुंदरता दोनों इस राशि में पाई जाती हैं, इस लगन के जातकों में नेचुरली होती हैं। ये एक अच्छा ही कॉम्बिनेशन है काफ़ी, कि गुरु का ज्ञान और शुक्र की सुंदरता इनमें होती है, कला के प्रति इनका आकर्षण होता है। और ये देखा गया है कि इनके जो घर होता है वो एक से अधिक घर में ये रहते हैं, यानी एक से अधिक घर ये लाइफ में अपने बनाते हैं। बहुत ही समझदार लाइफ पार्टनर इनको मिलता है, जो कि बहुत ही व्यावहारिक होता है लाइफ पार्टनर। कम्युनिकेशन उनकी बहुत अच्छी होती है इनके पार्टनर की, क्योंकि इनके जो सप्तम स्थान में कन्या राशि आती है, और कन्या राशि के जो जातक होते हैं बहुत ही समझदार बजटेड पर्सन होते हैं, बजटिंग करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार इनके देखा गया है कि इनके जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत कंजूस प्रवृत्ति, यानी कि एक तरह से बजटिंग करने वाले, उनको पता है कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है। बहुत ही व्यावहारिक होते हैं, यानी कि जो अपने रिश्तेदारों से या फिर इनसे बहुत अच्छे से व्यवहार इनको रखना आता है, किस तरह से किससे कैसे बात करनी है इनकी लाइफ पार्टनर को। तो देखा गया है कि ये मैरिज इनके लिए बहुत अच्छी होती है, लाइफ पार्टनर इनके लिए बहुत अच्छा साबित होता है, और लाइफ में, मैरिज लाइफ में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं फेस करनी पड़ती, बहुत ही स्मूथली इनकी लाइफ चलती है, मैरिज लाइफ। तो ये थे मीन लगन के जो जातकों की कुछ गुण थे, कुछ कमियां थी उनकी, उनके कुछ राज थे जो आपको हमने बताए। अब आगे हम देखते हैं मीन लगन के जातकों की कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं, यानी कि उनके स्वामी कौन हैं, या फिर उनके रंग, शुभ रंग कौन है, उनके लिए कारक और मारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो इनके जो स्वामी, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मीन राशि के और धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं, तो इनके स्वामी गुरु हैं। तत्व भी मैंने आपको बता दिया, जल तत्व की राशि है ये। स्वभाव इनका द्विस्वभाव होता है। और यदि इनके आराध्य देव की बात करें, यानी कि जिनकी इन्हें आराधना करनी चाहिए, वो सबसे पहले आते हैं शिव जी और हनुमान जी और विष्णु जी। इनकी इन्हें आराधना करने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। और जो रंग इन्हें धारण करने चाहिए, यानी कि जो इन्हें पहनने से लाभ होता है, वो है पीला रंग, लाल रंग और सफेद रंग। ये धारण करने से इन्हें बेनिफिट होगा। और जिन रंगों से इन्हें दूर रहना चाहिए वो है काला और नीला। इन रंगों को इन्हें नहीं अपनाना चाहिए, नहीं यूज में लेना चाहिए। और जब भी ये कभी किसी इंपॉर्टेंट कार्य को करने जा रहे हों, या फिर कोई बहुत ही इनके लिए कोई नया कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, तो उस कार्य की शुरुआत गुरुवार को, सोमवार को और मंगलवार को आसानी से कर सकते हैं। और इनके लिए जो मित्र लग्न हैं, यानी कि जिन जातकों से इनकी अच्छी बनती है, वो मित्र लग्न है। सबसे पहले जो पंचम भाव में राशि आती है कर्क राशि, तो यानी कर्क लग्न के जातकों से इनकी अच्छी बनती है। फिर नवम भाव में राशि आती है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक लग्न वालों से इनकी काफी अच्छी बनती है। इसी प्रकार कर्म स्थान में आती है धनु राशि, जो कि इनके स्वामी ग्रह की ही राशि है। और तो जो धनु लग्न वाले जातक हैं, इनसे भी इनकी काफी अच्छी बनती है। इसी प्रकार मकर लग्न, जो कि इनके एकादश भाव में आती है राशि, तो मकर लग्न के जातकों से भी इनकी काफी अच्छी मित्रता रहती है, इनसे इनकी काफी अच्छी बनेगी। अब इनके लिए जो शत्रु लग्न है, यानी कि जिनसे इनका नहीं पटती है, नहीं बनती है, शत्रु रहती है, तो
वे हैं षष्ठ स्थान में आने वाली राशि सिंह राशि और अष्टम स्थान में आने वाली राशि तुला राशि और द्वादश स्थान में आने वाली राशि कुंभ राशि। तो जो ये लग्न है यानी कि सिंह लगन, तुला लगन और कुंभ लगन, ऐसे जातकों से इनकी शत्रुता रहती है, इनसे इनकी नहीं बनती। तो अब आगे देखते हैं कि इनके लिए कारक ग्रह और मित्र ग्रह कौन कौन से हैं, यानी कारक और मित्र ग्रह कौन है। सबसे पहले गुरुदेव इनके लिए कारक हैं। गुरुदेव क्योंकि इनके खुद ही स्वामी हैं, तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छे कारक ग्रह माने जाते हैं। इनकी दशा अंतरदशा में इन्हें काफी लाभ होता है। इसी प्रकार पंचम स्थान में चंद्र जो देव हैं, ये भी इनके लिए कारक प्लैनेट है। और नवम भाव में राशि आती है मंगल देव की, तो मंगल भी इनके लिए कारक ग्रह कहलाते हैं। अब इनके लिए जो समग्रह हैं, ना ही इनके मित्र हैं और ना ही शत्रु हैं, समभाव रखते हैं, वो हैं बुध। क्योंकि बुध इनके दो केंद्रों के स्वामी हैं, तो इनके साथ कभी इनको नेगेटिव परिणाम नहीं देते ऐसे ये बुध देव, तो बुध इनके लिए समग्रह कहलाते हैं। इसी प्रकार सूर्य भी इनके समग्रह हैं, क्योंकि गुरु जो इनके स्वामी हैं उनके सूर्य अति मित्र हैं, मित्र ग्रह होते हैं, तो इसलिए सूर्य भी इनके लिए सम श्रेणी में आते हैं। और इनके लिए जो मारक और शत्रु ग्रह हैं वे हैं शुक्र, जो कि अष्टम स्थान में राशि आती है शुक्र देव की, और गुरु शुक्र से नैसर्गिक शत्रुता भी रखते हैं, तो इनके लिए मारक प्लैनेट हैं। तृतीय भाव के भी स्वामी हैं शुक्रदेव और अष्टम स्थान के भी स्वामी हैं, तो इनके लिए मारक हुए। इसी प्रकार शनिदेव भी इनके लिए मारक हैं, क्योंकि शनिदेव एकादश स्थान के और द्वादश स्थान के स्वामी हैं, इसलिए इनके लिए मारक साबित होते हैं। अब इनके लिए जो शुभ रत्न हैं, जो इन्हें धारण करने से काफी लाभ होता है, वो है पुखराज, यानी गुरु का रत्न पुखराज, जो कि कारक ग्रह है इनके। इसी प्रकार चंद्र का रत्न मोती और मंगल का रत्न मूंगा, ये पहनने से इन्हें लाभ होता है। पर साथियों, इन्हें पहनने से पहले हमेशा एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको सलाह लेनी चाहिए, अच्छे किसी विद्वान से इस चीज को पता करना चाहिए, फिर हमें ये पहनने चाहिए। क्योंकि रत्न पहनने से कई बार हमें नुकसान भी होता है। यदि हमारे इन ग्रहों की प्लेसमेंट, जो हमारे कारक ग्रह हैं, इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती, 6, 8, 12 भाव में हो जाती है, तो हमें इन रत्नों को भी अवॉइड करना चाहिए। साथियों, इनके लिए जो अशुभ रत्न है, जिन्हें इन्हें कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, वरना इन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, काफी हानि होगी, वे रत्न है हीरा, यानी शुक्र का रत्न, जो कि इनकी मारक प्लैनेट है। इसी प्रकार इनके जो मारक प्लैनेट है शनिदेव, उनका रत्न नीलम, इन्हें कभी धारण नहीं करना चाहिए। अब साथियों, जो मीन लग्न में शुभ युतियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। तो सबसे पहले जो मीन लग्न में शुभ युति है वह है गुरु और चंद्र की, यानी गज केसरी योग जो होता है, क्योंकि दोनों इनके लिए कारक प्लैनेट हैं। गुरु इनके लग्नेश हैं और चंद्र इनके पंचमेश हैं, यानी कि ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं। तो ये इनके लिए गज केसरी बहुत ही अच्छी उत्तम युति मानी जाती है। इसी प्रकार गुरु और मंगल की युति भी इनके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि मंगल इनके नवम भाव के भाग्य के देवता हैं, तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छी युति है। इनकी दशा अंतरदशा में इन्हें बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। इसी प्रकार इनकी जो शुभ युति है अगली, वो है चंद्र और मंगल, यानी नवम और पंचम का जो योग है, ये भी इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। इसी प्रकार इनके लिए जो अब अशुभ युतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अशुभ युति आती है शुक्र शनि, क्योंकि दोनों इनके मारक प्लैनेट हैं ये इनके लिए, तो शुक्र भी मारक है, शनि भी मारक है, तो इनकी दशा अंतरदशा में इन्हें काफी कष्ट झेलना पड़ता है। इसी प्रकार शनि और सूर्य की युति, क्योंकि ये आपस में नैसर्गिक शत्रु हैं और शनिदेव इनके लिए मारक हैं, तो ये युति भी इनकी काफी कष्टदायी होती है इनके लिए। शनि और गुरु की युति भी इनके लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि गुरुदेव इनके लग्नेश है और शनि उनके साथ बैठने से गुरुदेव खुद पीड़ित हो जाते हैं, इसलिए ये युति भी इनके लिए अच्छी नहीं है। इसी प्रकार गुरु के साथ राहु बैठने से भी गुरु पीड़ित हो जाएंगे, और गुरु और राहु, जो कि चंडाल योग कहा जाता है, ये युति भी इनके लिए अच्छी नहीं होती। साथियों, ये थे हमारे मीन लग्न के लिए कुछ बेसिक पॉइंट,
तो आपको हमारा वीडियो किस प्रकार लगता है, कैसा लगता है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके मन में यदि कोई भी हमारे लिए सुझाव है, हमारे वीडियो में कोई भी आपको यदि इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे भी कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम्स को भी समझा सकते हैं आप हमें। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों।